हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सुजस। और राजस्थान सुजस का जो ये नवंबर दिसंबर का सप्तांक है उसकी हम बात करेंगे। ये अपने लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सरकार ने जो है वो 4 साल पूरे किए हैं सरकार के, और 4 साल में उन्होंने जो जो योजनाएं बनाई, जो क्रियान्वयन किए, जो डेटा सरकार के 4 साल के कार्यकाल के हैं, उनको समग्र रूप से इसमें प्रस्तुत किया गया है। पूरी तरह से उनको संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया गया है, जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है वो आज इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मेनली हम बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम इंदिरा रसोई योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जितनी भी स्कीम्स है सबको एक एक करके डिस्कस किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, IM शक्ति उड़ान योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल और कोरोना सहायता योजना। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं सरकार की, उनको और उसके अलावा सरकार के जो दूसरे एक्टिविटीज है उनको इसमें शामिल किया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपकी सुजस है इसमें अपडेटेड मैटर है। अब तक जो जो बदलाव योजनाओं में हुए हैं वो सारी चीजें अपडेट होके इसमें है। तो पीछे अगर किसी चीज में किसी अपन ने बुक में कहीं गलत पढ़ा है तो वो यहाँ अपडेट होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी। पहला है अपना पुष्कर मेला। सबसे पहला है पुष्कर मेला। देखिए, ये जो पुष्कर मेला है वो 1 से लेकर 8 नवंबर 2022 तक। सबसे पहली चीज तो अपने को याद रखनी है कि 1 से 8 नवंबर 2022 तक यानी दो चीजें पूछी जाती है, या तो किस महीने में अंग्रेजी पूछते हैं तो वो नवंबर महीने में, यदि हिंदी में पूछा जाता है तो कार्तिक महीने में जो है वो मेला लगता है, और विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा जो है वो इसमें आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अजमेर के अंदर पुष्कर जो है वहां ये मेला लगता है, जहां राजस्थान की संस्कृति जीवंत हो उठती है। नवंबर माह में ये मेला आयोजन होता है, और अगर हिंदी महीना पूछा जाता है तो कार्तिक महीने में होता है। अगर आगे पूरी तिथि पूछी जाती है तो आप पूर्णिमा को, मेन मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है इसमें, अगला जो टॉपिक है वो है समृद्ध राजस्थान सुदृढ़ राजस्थान। समृद्ध राजस्थान सुदृढ़ राजस्थान। तो इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ कुछ जो इंटरव्यूज जो है वो इसमें साझा किया गया और उनमें कुछ फैक्ट हैं, तो एक एक फैक्ट को हमने इसमें लिया है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला है, पहली जो चीज है वो है राजस्थान की अन्य राज्यों से तुलना। कि दूसरे जो स्टेट है उसमें राजस्थान कहाँ दिखाई दे रहा है। तो महत्वपूर्ण चीज राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की है, और मेन जो फैक्ट वो ये है कि 28 लाख लोगों का इसका इसमें जो है वो इलाज अब तक हो चुका है। इस तरह से अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि अब तक यानी नवंबर तक कितने लाख लोगों का इलाज जो इसमें हुआ है दिसंबर तक, तो 28 लाख लोगों का इलाज इसमें हुआ है, और आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये राजस्थान की महत्वपूर्ण स्कीम है, और महत्वपूर्ण होने के कारण इसको किसमें शामिल किया गया, फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। कौन सी योजना है, फ्लैगशिप योजना में भी इसको शामिल किया गया। उसके बाद में अगर हम देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो एक होता है मातृ मृत्यु दर। तो राजस्थान की जो मातृ मृत्यु दर है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। उसका रीजन क्या है कि राजस्थान में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किए हैं उन कामों के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो MMR है, मातृ मृत्यु दर, MMR जो है उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। 2017 से 19 के अगर आंकड़ों को हम डिस्कस करें तो 2017 में ये 141 थी, जो अब घट के 113 हो गई। 2017 में कितनी थी, 141, और अब हो गई कितनी, 113। तो MMR में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, और वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करने के कारण आई है। इसी की तरह से शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें
तो 2021 के जो आंकड़े वो ये कहते हैं कि ये मृत्यु दर पहले 41.3 थी और अब हो गई 30.3%, 30.3, ठीक है, परसेंट नहीं, 30.3 प्रति हजार, प्रति लाख आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि MMR जो है वो कितनी है, 141 से घट के हो गई 113, और शिशु मृत्यु दर 41.3 से घट के हो गई 30.3। दूसरी चीज अगर हम देखें तो सरकार जो है वो 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रही है। विभिन्न प्रकार की पेंशन जो है इसमें दी जाती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, ठीक है। इसी तरह से लघु और सीमांत कृषकों को भी पेंशन दी जाती है, तो लघु सीमांत कृषक पेंशन है, एकल नारी, अलग अलग नाम है इनके। तो विभिन्न प्रकार की पेंशन इसमें दी जाती है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो लोग हैं इनका डेटा हो गया कितना, 1 करोड़, ठीक है। अगली है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई मनरेगा की तर्ज पे। जिस तरह से गांव में मनरेगा चलता है और मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक उसी तरह से ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसके अंदर भी शहरी क्षेत्र में, देखिए जैसे इसका नाम है शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो शहरी क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें दी जा रही है, जो राजस्थान के अलावा कहीं नहीं दी जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, इसके तहत क्या होता है कि 20,000 से ज्यादा जो लोग बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। बहुत डिटेल में हम इनको पढ़ चुके हैं पहले भी, कि अनुप्रति कोचिंग योजना एक निश्चित संख्या में, लगभग 1 साल में 20,000 बच्चों को जो है वो निःशुल्क कोचिंग के लिए अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें 200 विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा के अवसर, देखिए एक सरकार ने एक योजना विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक स्कीम बना रखी है, उस योजना का नाम है राजीव गांधी स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। राजीव गांधी स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इस स्कीम के तहत सरकार 200 विद्यार्थियों को जो है वो विदेश में पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करती है, और उनके पूरा जो खर्चा लगता है इस योजना में, इन 200 विद्यार्थियों का विदेश में रहने का जो पूरा खर्च है वो कौन वहन करती है, राजस्थान सरकार, राज्य सरकार वहन करती है। तो एक ये जो है वो महत्वपूर्ण बात अपनी ये हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अगला है सुशासन स्थापित करने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता आवश्यक है, और इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, यानी राजस्थान में सुशासन स्थापित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि 600 से अधिक जो सरकारी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध है। आज लगभग 600 से ज्यादा सरकारी सेवाएं कहाँ पे उपलब्ध है, ई मित्र के माध्यम से ग्रामीण जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेंशन है, जनाधार है, या कोई भी सरकारी लाभ जो प्राप्त व्यक्ति कर रहा है, वो सारे के सारे जनाधार के माध्यम से जो कहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 600 से ज्यादा सरकारी सेवाएं सरकार के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ रही है। इसके अलावा थानों में FIR को जो है वो अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी FIR कर दिया, और इसके साथ साथ ऑनलाइन FIR का भी प्रावधान है कि थानों में पहले ये शिकायत होती थी कि FIR दर्ज नहीं की जाती, तो ऑनलाइन FIR दर्ज करने का भी क्या कर दिया, प्रावधान कर दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ सरकार ने एक संस्था का गठन किया, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, राजस्थान परफॉर्मेंस एंड सोशल ऑडिट अथॉरिटी। देखिए ये क्या करेगी, ये जो अथॉरिटी है, ये जो संस्था है, ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी जो विभाग हैं, सरकारी विभागों के अंदर उनकी पारदर्शिता और उनकी कार्य प्रणाली दोनों की क्या करेगी, ऑडिट करेगी, और उसके अनुसार अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को प्रस्तुत करेगी। इसके अंदर मेनली जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति जो है वो विशेष रूप से
सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्य कर रही है। तो राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया गया है सरकारी विभागों में पारदर्शिता और वहां की जो कार्य प्रणाली है उसकी ऑडिट करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, ताकि जो विभाग पीछे चल रहे हैं या जिनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करके जन सामान्य को लाभ पहुंचाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं शिक्षा हेतु प्रयास। एजुकेशन के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो नवंबर 2022 तक 1658 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए। देखिए वर्ष 2019 में सबसे पहले जो है वो अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे सरकारी। ठीक है, उसके बाद में सरकार ने क्राइटेरिया निर्धारित किया कि 5000 से ज्यादा 5000 प्लस आबादी के जो गांव हैं वहां पे आबादी के जो गांव कस्बे जो भी हैं वहां पे जो है वो ये स्कूल खोले जाएंगे। और वर्तमान में अगर 2022 नवंबर 22 तक हम बात करें तो 1658 कितने 1658 इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार के द्वारा खोल दिए गए। अगला है 75 करोड़ की लागत से ब्रिज कोर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, शायद पीछे अभी परीक्षा में भी आया हुआ है। ये सरकार ने 11 जुलाई तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 11 जुलाई 2022 को एक कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम का नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है वो 11 जुलाई 2022 को की गई। इसमें क्या है कि अभी देखिए कोविड आया था, तो कोरोना के कारण जो शिक्षा को नुकसान हुआ, जितना नुकसान शिक्षा क्षेत्र में हुआ उस शिक्षा में नुकसान की भरपाई करने के लिए ये एक क्या है ब्रिज कोर्स। शिक्षा में नुकसान की भरपाई के लिए एक तरह से क्या है ब्रिज कोर्स है। ठीक है, इसमें अलग अलग कालांशों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और सरकार ने 75 करोड़ रुपए की लागत से इसकी घोषणा की थी। ये जो अपना 22-23 का बजट था, 22-23 बजट के अंदर सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 22-23 का जो बजट था उसमें सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो आपको याद रखना है कि 11 जुलाई 2022 को इसका शुरुआत हुई थी और नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, क्योंकि कई बार डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है। तो ये कोविड के दौरान जो एजुकेशन में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है अपना राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये चीज अभी हमने बात तो की है, एक बार फिर कर लेते हैं कि इसके तहत सरकार क्या करती है, 200 विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन का लाभ पहुंचाएगी। 200 विद्यार्थी विदेश में उनके अध्ययन का क्या उठाएगी, खर्चा सरकार उठाएगी पूरा का पूरा। और नाम क्या है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी उच्च अध्ययन के लिए वो विदेश जाएंगे और उसके लिए सरकार उनको स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। और इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आय की जो सीमा इसमें रखी गई है वो रखी गई है कितनी, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए तक जो है वो सरकार इसका खर्चा 8 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उन छात्रों का सरकार खर्चा उठाएगी। तो ये था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है, हाँ, तो अगला है अपना शिक्षा वाला हो गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट है कृषक कल्याण। कृषक कल्याण में सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलग से कृषि बजट। मैंने आपको बताया था, पहले अपन ने अलग से पढ़ा भी है कि 2022-23 का बजट था, 2022-23 का जो बजट था उसमें सरकार के द्वारा अलग से किसानों के लिए कृषि बजट का प्रावधान किया गया। जो किसानों की योजनाएं थी वो अलग थी और इसी कृषि बजट में सरकार के द्वारा 11 मिशन शुरू किए गए थे। आपको ये महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि कृषि बजट के अंदर सरकार के द्वारा कितने मिशन शुरू किए गए, तो 11 मिशन सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है, अगला है 8 लाख किसानों का बिजली बिल
जीरो। 8 लाख, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये बिजली बिल जीरो कैसे हुआ। सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना में आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस योजना में सरकार ने 1000 रुपए प्रति माह का अनुदान किसानों को दिया और 1 साल के हो गए 12,000, अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान किसानों को दिया गया। तो जिन किसानों की बिजली बिल 12,000 से कम आ रहे थे सालाना, यानी 1,000 से कम बिजली बिल आ रहा था, उन किसानों का बिजली बिल हो गया जीरो। और इस तरह से 8 लाख किसान ऐसे हो गए जिनका बिजली बिल जो है वो जीरो हो गया। और लगभग 1450 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के द्वारा इस हेतु अतिरिक्त अनुदान दिया गया। इस योजना में सरकार के द्वारा 1450 करोड़ रुपए का जो है वो अतिरिक्त अनुदान दिया गया। पहले जो अनुदान दिया जा रहा था वो तो था, इसके अलावा इस योजना में अनुदान दिया गया। इसके अलावा है 748 कस्टम हायरिंग के अंदर सरकार ने क्या किया कि किसानों को जो जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर या और भी जो कृषि के जो यंत्र हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बना दिए। ग्राम सेवा सहकारी की समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति की मदद से, ग्राम सेवा सहकारी समिति की मदद से उन्होंने बना दिए। यहाँ पे जो किसान है वो वाजिब रेट में अपने खेत के लिए जो है वो उपकरण किराए पर ले सकते हैं। उपकरण क्या कर सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं। अपने खेत में उनको उपकरण लगाने हैं तो वाजिब दरों पे जो है वो किसान उपकरण किराए पर ले सकते, ठीक है। तो ये होगी अपनी कस्टम हायरिंग सेंटर। अगला है 28 लाख लघु व सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण। सरकार ने क्या किया, इस बजट के अंदर एक बीज सुरक्षा मिशन भी शुरू किया था और इसके तहत उन्हें विभिन्न फसलों के बीजों के जो मिनी किट हैं वो वितरित किए गए। इस चीज के लिए, बीजने के लिए, वहां ताकि वो अपनी फसल बोके और अच्छी उपज उत्पन्न कर सके। और इनकी संख्या जो थी वो कितनी थी, 28 लाख, ठीक है। और तारबंदी हेतु 110 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया गया। तारबंदी के लिए कितना अनुदान दिया गया, 110 करोड़ का अनुदान दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। युवाओं को रोजगार के प्रयास, युवाओं के रोजगार के प्रयास में अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे निजी क्षेत्र के हुनरमंद युवाओं को रोजगार हेतु जॉब फेयर का आयोजन किया गया। दो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो क्वालिफाइड युवा हैं उनके लिए सरकार ने 3 जगह जॉब फेयर का आयोजन किया है, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। और अगर हम अभी की बात करें तो वर्तमान में कोटा और उदयपुर, वर्तमान में उदयपुर में चल रहा है और नेक्स्ट कोटा में होगा, ठीक है। तो जयपुर, बीकानेर और जोधपुर में जॉब फेयर का आयोजन किया गया। यहाँ क्या प्राइवेट जो कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने साक्षात्कार ली और उन साक्षात्कार के माध्यम से लगभग 3500 जो युवा हैं उनको हाथों हाथ जॉब प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा है अगला मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार। देखिए ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 25 दिन के रोजगार वाली चीज को देखो आप। सरकार ने स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। अगर शॉर्ट में बोले तो इसका नाम चलता है CMREGS, CMREGS। इस योजना में क्या है कि जिन्होंने 100 दिन नरेगा में पूरे कर लिए, जो वो परिवार जिन्होंने 100 दिन इसमें पूरे कर लिए मनरेगा में जिन्होंने 100 दिन पूरे कर लिए, सरकार इस योजना के तहत उनको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करेगी। यानी अब मनरेगा में 100 दिन प्लस 25 दिन CMREGS में, तो एक व्यक्ति को 125 दिन का रोजगार, एक परिवार को
एक परिवार को 125 दिन का रोजगार इसमें प्रदान किया जाएगा। तो ये मनरेगा जो है वो तो केंद्र प्रवर्तित योजना है और ये पूरी तरह से राज्य सरकार की स्कीम है, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। इसमें देखिए 2 प्रकार से लोगों को बांटा गया। पहला तो सामान्य लोग जिन्होंने 100 दिन पूरे कर लिए उनको, और दूसरा जैसे वो सब लोग जैसे दिव्यांग है, परिवार में अगर कोई दिव्यांग है, ठीक है, दिव्यांगजन, इसके अलावा कथोड़ी और खैरवा जाति के शहरिया परिवार के लोग, इनको जो है वो 100 दिन का रोजगार अतिरिक्त दिया जाएगा। इनको तो कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा? 100 दिन का। जबकि ये जो है वो सामान्य प्रवृत्ति के लोग, जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, उनको सरकार मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना यानी CMREGS के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दे रही है। ठीक है, अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। शहरी क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार इसके तहत वहां के लोगों को दिया जाता है और 60 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और आगामी बजट की अगर हम बात करें तो सरकार ने घोषणा की है कि आगामी जो बजट होगा वो पूरी तरह से युवाओं को समर्पित होगा। तो युवाओं को रोजगार देने में सरकार के ये प्रयास मुख्य रूप से रहे हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं। हाँ, राजस्थान में निवेश के प्रति बढ़ती रुचि के पीछे मुख्य कारण कि सरकार जो है वो निवेश बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो उसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण की हम बात करें तो राज्य सरकार की निवेश हितैषी नीतियों से राज्य स्तर पर बड़े निवेश हो रहा है। यहाँ नीतिगत ढांचा निवेशकों के अनुरूप होने के साथ साथ उत्कृष्ट शब्द के कौन कौन से रीजन है? सबसे पहला चीज कि यहाँ का जो नीतिगत ढांचा है वो निवेशकों के क्या है? अनुरूप है। इसके अलावा उत्कृष्ट सड़क तंत्र, गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन और बेहतर कानून व्यवस्था। कई बार अपने को मेंस में भी पूछ लिया जाता है कि वो 4 कारण बताइए, वो 4 कारण बताइए जिनके कारण से सरकार के अंदर या राजस्थान के अंदर जो है वो क्या हो रहा है? निवेश बढ़ रहा है। तो वो 4 कारण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कि यहाँ का जो नीतिगत ढांचा है, जो पॉलिसीज है, सरकार की जो नीतियां हैं वो क्या है? निवेशकों की क्या है? अनुकूल है, निवेशकों के अनुरूप है। तो जहां पॉलिसी अनुरूप होगी वहां इन्वेस्ट अपने आप आएगा। इसके अलावा बेहतर कानून व्यवस्था, सरकार के द्वारा जो उच्च कानून व्यवस्था बनाएगी वो है वो निवेशकों के अनुरूप है। उत्कृष्ट सड़क तंत्र, यहाँ का जो सड़क तंत्र है वो उत्कृष्ट है, उसके परिणाम स्वरूप ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं आती। और इसके अलावा यहाँ का जो मानव संसाधन है वो गुणवत्तापूर्ण यानी ट्रेंड जो प्रशिक्षित जो मानव संसाधन है वो यहाँ के लिए मायने रखता है। और ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण राजस्थान में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, नीतिगत ढांचा निवेशकों के अनुरूप है, उत्कृष्ट सड़क तंत्र, गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन और बेहतर कानून व्यवस्था। इन 4 ने निवेश लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके आगे अगर हम बात करें तो सरकार ने MSME एक्ट पारित किया है, रिप्स 2022 और 2019। इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप, ये जो सारे फैक्टर, ये जो सारी नीतियां, ये जो सारे कार्य हैं वो निवेश को बढ़ावा देते हैं। क्यों देते हैं? कि MSME एक्ट में उनके लिए प्रावधान किया गया है, रिप्स 2022 में उनके लिए अलग से छूट के प्रावधान किए गए हैं। सिंगल विंडो और वन स्टॉप शॉप ऐसी तकनीकी है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार जो है वो एक ही स्थान पर किसी भी को भी उद्योग लगाना है तो उद्योग स्थापित करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए एक ही स्थान पर सारी अनुमति है, एक ही स्थान पर क्या उपलब्ध कराती है? सारी अनुमतियां, एक ही स्थान पर सब अनुमतियां जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। किसके माध्यम से? वन स्टॉप शॉप और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। यहाँ तक कि उद्योग स्थापित करने के लिए अगर एक ऐप आता है राज उद्योग मित्र पोर्टल, राज उद्योग मित्र पोर्टल, इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके, कौन सा नाम याद रखना है? राज उद्योग मित्र पोर्टल। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके तो बड़ी आसानी से जो है वो उद्योग प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के कारण राज्य में लेबर अनरेस्ट की भी कोई स्थिति नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं
प्रत्येक वर्ग को लेबर के लिए अलग अलग संसाधन, अलग अलग योजनाएं, स्कीमें चलाई जा रही है, उससे जो है वो लेबर भी उनको उपलब्ध हो रही है। रिको द्वारा 393 इकाइयां संचालित है। ये देखो, ये डेटा याद रखना है, रिको की वर्तमान में कितनी इकाइयां संचालित है, तो उनकी संख्या 393। और इसके साथ साथ 87 इकाइयां जो है वो रिको क्या कर रहा है, नई खोल रहा है। ये तो नवीन स्थापित हो रही है जिनकी कार्य प्रक्रियाधीन है, और ये जो है वर्तमान में चालू है। ठीक है। इसके अलावा सरकार के द्वारा अक्टूबर 22 में इन्वेस्ट राजस्थान समिट, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान में निवेश बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन, अगर अपन मेंस की दृष्टि से इसे देखें तो 5 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो आरएफ मेंस में इस तरह से आते हैं कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण, निवेश बढ़ने के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उसमें हम इस तरह की चीजें अगर लिखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अपना जो आंसर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने को क्या लिखना है कि राजस्थान ने दूसरा क्या किया, इन्वेस्टमेंट समिट, राजस्थान इन्वेस्ट समिट आयोजित की गई। इसमें लगभग 4000 उद्योगपति शामिल हुए। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये जो समिट का आयोजन हुआ उसमें 4000 उद्योगपतियों ने भाग लिया। 10.44 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। ये डेटा भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने उद्योगपति आए, कितने करोड़ रुपए के एमओयू हुए, तो 10.44 करोड़ के एमओयू हुए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर आपको इसमें याद रखनी है तो वही रखनी है कि इसकी थीम क्या थी। ये जो राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 हुआ, इसकी थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। एक बार फिर याद रखिए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2022 जो था अक्टूबर में हुआ जयपुर में, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड, कमिटेड एंड डिलीवर्ड, कमिटेड। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस तरह की चीजें जो ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं उनमें ज्यादा पूछी जाती है। कमिटेड एंड डिलीवर्ड, उसकी थीम क्या थी, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। तो लगभग 4000 उद्योगपति इसमें शामिल हुए, 10.44 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, और थीम जो महत्वपूर्ण है वो है थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। और इन ये जो सारी चीजें हैं इनका जो सीधा इफेक्ट किस पे पड़ा कि जो स्टेट जीडीपी है, राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें जो निर्यात है, उस निर्यात में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। राजस्थान की जो स्टेट जीडीपी है उसकी का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो इसमें बढ़ा। आगे है कि एमएसएमई इकाइयों द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि राजस्थान में जो एमएसएमई इकाई है उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कितना निर्यात किया, तो आपको याद रखना है 72,000 करोड़, 72,000 करोड़ का निर्यात जो है वो किया गया। इसके अलावा राज्य इस वर्ष राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति लॉन्च की गई। मैंने आपको सितंबर के या अक्टूबर की जो पढ़ाई है उसके अंदर आपको डिटेल से पढ़ाया कि राजस्थान सरकार ने हस्तशिल्प नीति, पहली हस्तशिल्प नीति लॉन्च की गई है। और ये हस्तशिल्प नीति क्यों है, ये हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और उनका निर्यात बढ़ाने के साथ साथ जो परंपरागत जो अपने हैंडीक्राफ्ट जो उत्पाद हैं उनको संरक्षण देना उनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए 3 चीजें हैं। हैंडीक्राफ्ट नीति लॉन्च की है जो राजस्थान की प्रथम नीति है, राजस्थान की प्रथम नीति है। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसका क्यों की गई है कि हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की, जो हैंडीक्राफ्ट उत्पाद हैं, हस्तशिल्प उत्पाद हैं, उनकी बेहतर मार्केटिंग की जाए। और बेहतर मार्केटिंग के साथ साथ ये जो उत्पाद हैं, ये परंपरागत उत्पाद हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। और तीसरा, ये जो पारंपरिक उत्पाद है जो वर्तमान समय के अंधे दौर में पूरी तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। क्या किया जाए, तो संरक्षण। तो 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। पहली मार्केटिंग, पहली क्या है, मार्केटिंग, दूसरी निर्यात और तीसरा संरक्षण। बहुत ही अच्छा डेटा जो है और बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे लिखी हुई है निवेश को लेकर कि हस्तशिल्प नीति में मार्केटिंग, निर्यात और संरक्षण 3 चीजों पे मुख्य रूप से जोर दिया गया है। तो ये था राजस्थान में निवेश बढ़ने के कारण। नेक्स्ट में हम लेंगे खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास। अगला टॉपिक है
कि देखिए निवेश को भी, इन्वेस्टमेंट को भी हमने देख लिया। अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या प्रयोजन कर रही है, क्या क्या प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल। अब यहाँ पे बिल्कुल इसको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने काफी देख लिया और आगे भी ये डिटेल में आने वाला। पहला है राजस्थान शहरी ओलंपिक। राजस्थान शहरी ओलंपिक सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी, और शायद 26 जनवरी से ये करने वाले हैं। 26 जनवरी 2023 से जो है इनका प्रारंभ होगा। ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले सरकार ने क्या करवाया, ग्रामीण ओलंपिक करवाए। सबसे पहले ग्रामीण ओलंपिक करवाए जो हो चुके हैं। और ये जो ग्रामीण ओलंपिक थे वो 4 स्तर पे हुए थे, 4 स्तरीय आयोजन था। अलग अलग 4 स्तरों पे हम डिटेल में डिस्कस आगे कर लेंगे। अब सरकार ने घोषणा की है कि जिस तर्ज पे ग्रामीण ओलंपिक का आयोजित करवाया और जिस तरह से ग्रामीणों ने भाग लिया, ग्रामीणों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, उसी तरह से अब 26 जनवरी 2023 से क्या शुरू किए जाएंगे, राजस्थान शहरी ओलंपिक गेम जो है वो शुरुआत की जाएगी। हाँ, तो राजस्थान में शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे आप डिटेल से देखें। देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में क्या होगा, सबसे पहले तो सरकार कह रही है कि यह कहाँ बनाएंगे, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक पर बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। इसमें क्या होगा कि भामाशाह, CSR, MLA और MP, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। सबसे पहले कि ब्लॉक स्तर पे बनेगा, और इसमें यह है कि भामाशाह, CSR और MLA MP ये जितना पैसा देंगे, जितनी राशि इनके द्वारा दी जाएगी, उतनी की उतनी राशि कौन दे देगी, उतनी की उतनी राशि सरकार देगी। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक को 30 लाख में बनना है, स्टेडियम कितने का बनना है, 30 लाख में, तो 15 लाख रुपए तो देंगे ये CSR वाले, भामाशाह या MLA MLA में जो भी योजना है उसमें हो सकता है। तो अगर ये 15 देते हैं तो 15 लाख की राशि किसके द्वारा दी जाएगी, राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। और इस आधार पर बहुत ही अच्छे जो है वो सेंटर बनाए जाएंगे जिनका नाम होगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जहाँ पे बच्चे जो हैं उनकी खेल प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। अगला है पैरा खेल अकादमी, जयपुर और उदयपुर में। देखिए अभी पैरालंपिक खेलों में जयपुर और जोधपुर, सॉरी, पैरालंपिक खेलों में सरकार ने काफी ध्यान दिया है, क्योंकि स्वर्ण पदक जो है वो मिले थे। तो उसके कारण सरकार ने 2 स्थानों पर पैरा ओलंपिक अकेडमी की शुरुआत की है। और आपको ध्यान रखना है वो कौन कौन सी जगह है, जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर में 2 जगह पैरा खेल अकेडमी जो है वो स्थापित की जाएगी, जहाँ पे जो पैरा ओलंपिक के पैरा जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार क्या कर रही है कि आउट ऑफ टर्म नियुक्ति दे रही है। लगभग 229 जो खिलाड़ी हैं उनको आउट ऑफ टर्म नियुक्ति दी गई है। और अगर कोई पूछा जाए तो DSP स्तर तक जो है, कौन से लेवल तक नियुक्तियां दी जा रही है, DSP स्तर तक जो है वो नियुक्तियां दी जा रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि DSP स्तर तक जो है वो सरकार के द्वारा नियुक्तियां देने का कार्य किया जा रहा है आउट ऑफ टर्म पॉलिसी के माध्यम से। अब अगला है मेडल जीतने पर पुरस्कार में बढ़ोतरी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। ये देखिए इसमें क्या है कि जैसे कोई ओलंपिक गेम है, कोई ओलंपिक खेल है, और ओलंपिक में जैसे मेडल जीतते हैं तो 3 प्रकार के मेडल होते हैं। एक होता है स्वर्ण, एक होता है रजत और एक होता है कांस्य। मान लीजिए कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता है तो पहले जो राशि थी वो कितनी थी, 1 करोड़ थी। सरकार ने इसको बढ़ाया और इससे कितना कर दिया, 3 करोड़ कर दिया। मेडल जीतने पे जो पुरस्कार राशि पहले स्वर्ण पदक जीतने पे ओलंपिक में मिलती थी 1 करोड़ रुपए, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 3 करोड़ कर दिया। इस तरह रजत जो है उस रजत में पहले मिलती थी 50 लाख, इसको कर दिया उन्होंने 2 करोड़। और कांस्य में थी 30 लाख, जिसको कर दिया उन्होंने 1 करोड़। तो आपको याद रखना है कि अब लाख में कुछ है नहीं, स्वर्ण पे 3 करोड़ रुपए है,
रजत पे 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। तो इस तरह से खेलों की बढ़ोतरी के लिए सरकार ने ये किया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे खेल प्रशिक्षक हैं, उन खेल प्रशिक्षकों को भी सरकार क्या दे रही है, पेंशन दे रही है। जो खेल प्रशिक्षक जिनकी आयु 40 वर्ष हो चुकी है, कितनी उम्र का भी ध्यान रखना है, 40 वर्ष की आयु होगी तो उनको 20,000 रुपए मासिक पेंशन सरकार के द्वारा दी जा रही है। कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 20,000 रुपए। जिन खिलाड़ियों की जिन खेल प्रशिक्षकों की उम्र जो है वो कितनी हो गई, 40 वर्ष हो गई, सरकार उनको 20,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये अपने हो गए जो अवार्ड जो विजेता है, पदक विजेता है, उनको दी जाने वाली राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़। अब देखिए ये जो स्लाइड है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप आरएस मेंस लिखने का विचार रखते हैं तो आरएस मेंस के अंदर जो है वो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में चलता है खेल एवं योग, खेल एवं योग, और उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि जब खेल में ही फोकस है तो सरकार ने जो है वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया। और ये सारी चीजें अगर आप उसमें लिखते हैं कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के, शहरी ओलंपिक के ब्लॉक स्तर पर ध्यानचंद स्टेडियम बना रही है, पैरा खेल अकादमी बनाई, आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जा रही है, मेडल जीतने पर जो पुरस्कार राशि उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, खेल प्रशिक्षकों को पेंशन दी गई है, इसके अलावा उनको ले आरक्षण जो है उस आरक्षण को बढ़ा के भी सरकार ने खेलों में कितने % कर दिया, 4% कर दिया। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन, 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बहुत ही अच्छा लिख सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपको सिर्फ एक ही जगह मिलती है, और वो कौन सी जगह है, सुजस। सिर्फ सुजस में आपको ये चीजें मिलती है, बाकी आप कोई गाइड खरीदोगे उसमें इस तरह की बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये हो गया खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास। अगला अपना है गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रयास। कि सरकार गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा दे रही है। ऐसा क्या क्या सरकार ने किया है जिससे ये लगे कि सरकार गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा दे रही है। सबसे पहले तो देखिए 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया गया। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये सरकार ने नहीं किया। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, सब कुछ सरकार ने नहीं किया। ये किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने 2 अक्टूबर को क्या लागू किया, गांधी जी के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। और कब की थी, 2012 में की थी। और इसमें विशेष प्रयास किसका था, अपने माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात। फिर सरकार ने क्या किया, अब राजस्थान सरकार ने क्या किया, तो राजस्थान सरकार ने 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया। 5 गांधीवादी विचारकों को सरकार के द्वारा क्या किया गया, गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो 5 लोग हैं ये कौन है। तो सबसे पहले तो ये पहले है SN सुब्बाराव। SN सुब्बाराव। दूसरे हैं नेमीचंद जैन। ठीक है, तीसरे हैं अमरनाथ, चौथे हैं प्रशांत किशोर, और 5वें है DR मेहता। ये नाम आपको याद रखने हैं। सरकार ने गांधीवादी सद्भावना सम्मान प्रदान किया है किसको, इन 5 लोगों को, SN सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाईजी भी लगाते हैं आगे, अमरनाथ भाईजी, प्रशांत किशोर और DR मेहता। देखिए इसमें से ये जो 2 हैं इनको दिए गए हैं मरणोपरांत। इनको कब दिया गया है, मरणोपरांत। इनकी मृत्यु हो चुकी है तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। बाकी सब जो है उनको ये सम्मान प्रदान किया गया। तो 5 गांधीवादी विचारकों को किया गया है और इसके अंतर्गत 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। ये क्यों, क्योंकि गांधीवादी जो विचारधारा है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किया गया है। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, SN सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाईजी, प्रशांत किशोर और DR मेहता। SN सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाईजी,
प्रशांत किशोर और DR मेहता। ठीक है, इसके अलावा शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना, राजस्थान सरकार में अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो शांति और अहिंसा विभाग के नाम से जाना जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान ऐसा करने वाला प्रथम राज्य है। राजस्थान शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है। और इसके साथ साथ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना की गई। इसमें जो गांधीवादी मूल्य हैं उनकी शिक्षा प्रदान की जाएगी। गांधीवादी विचारों की शिक्षा प्रदान करने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए जो है एक संस्थान की स्थापना की गई। और ये कहाँ पे की गई है? जयपुर में की गई है। ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो ये गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास है। अगला है नारी शक्ति के उत्थान के प्रयास। नारी शक्ति के उत्थान के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ शॉर्ट में लेते हैं कि 1 करोड़ जो है वो सैनिटरी नैपकिन, 1 करोड़ सैनिटरी नैपकिन इस योजना के तहत महिलाओं को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और उनको अनहाइजेनिक जो पदार्थ है उनके यूज से होने वाले जो रोग हैं उनसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है। IM शक्ति उड़ान योजना RS प्री में जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। RS प्री 2021 में ये क्वेश्चन आया था। अगला है कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना। देखिए 2 स्कूटी योजनाएं चलती है और दोनों ही स्कूटी योजनाओं में छात्राओं को क्या दी जाती है? स्कूटी वितरित की जाती है। इसमें तो क्या है, देवनारायण जो है उसमें जो SBC वर्ग की छात्राएं हैं, कौन सी वर्ग? SBC वर्ग की छात्राएं, उनको दी जाती है। और कालीबाई जो है उसमें जो अन्य छात्राएं सभी है उनको प्रदान की जाती है। सरकार ने पहले इसके तहत 13,000 स्कूटियां प्रदान की जा रही थी। कितनी? 13,000। और अब ये जो टारगेट है उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 20,000। तो प्रतिवर्ष 20,000 स्कूटियां जो है वो सरकार के द्वारा इन योजनाओं के तहत वितरित की जा रही है। आपको ध्यान रखना है, देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी योजना दोनों के अंदर टोटल 13,000 दी जा रही थी अभी, लेकिन अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 20,000। अब 20,000 स्कूटियां जो है वो प्रतिवर्ष देने का टारगेट सरकार के द्वारा रखा गया है। अगला है महिला निधि। महिला निधि पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। 28 अगस्त 2022, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 28 अगस्त 2022 को ये महिला निधि का जो कंसेप्ट है सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 28 अगस्त 2022। इसमें क्या है कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार जो है वो महिलाओं को क्या करना चाह रही है? सक्षम बनाना, आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने का प्रयास करेगी। कौन सी दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से महिलाओं को सक्षम करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, ये महिला निधि एक स्थापित की जाएगी और इस निधि की जो राशि होगी वो कितनी होगी? 50 करोड़। 50 करोड़ से एक फंड है जिसको महिला निधि नाम दिया गया है। इसमें क्या होगा कि 40,000 तक के जो लोन है, तक के लोन ये तो सरकार 7 दिन में, और 40,000 से ज्यादा के जो लोन है अगर महिलाओं को जरूरत है तो वो 15 दिन के अंदर जो है वो उनको उपलब्ध करवाएगी। इस महिला निधि के माध्यम से सरकार के द्वारा जो रोजमर्रा की आवश्यकता है उनके लिए अगर 40,000 रुपए तक के लोन है तो वो 7 दिन ही 48 घंटे में, और बाकी जो है 40 से ज्यादा है तो वो 15 दिन में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। आप इस 40,000 को याद रखें कि 40,000 को इन्होंने इसमें बेस बढ़ाया। अगला है जागृति बैक टू वर्क योजना। जागृति बैक टू वर्क योजना ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम में क्या हुआ कि जो कोरोना के कारण जिन महिलाओं ने अपना रोजगार छोड़ दिया, कोरोना आया और कोरोना के कारण महिलाओं ने क्या किया? वर्क फ्रॉम होम किया। वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन जैसे ही कोरोना हटा उसके बाद में और किसी भी कारण से उन्होंने अपना क्या किया? जॉब छोड़ दिया। उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया।
तो सरकार इस योजना के तहत 15,000 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को, 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग, 15,000 महिलाओं को किसके सहयोग से, निजी क्षेत्र के सहयोग से जो है वो रोजगार उपलब्ध कराएगी। 15,000 महिलाओं को, जागृति बैक टू वर्क योजना काफी पढ़ा रखा है मैंने पहले भी, कि 15,000 महिलाओं को सरकार जो है वो रोजगार उपलब्ध करवाएगी, और किसके सहयोग से करवाएगी, निजी क्षेत्र के सहयोग से उनको रोजगार उपलब्ध करवाएगी। और स्मार्टफोन के लिए हमने अलग से बना दिया है वीडियो। 1.33 करोड़ जो चिरंजीवी परिवार हैं उनको सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है, 3 वर्ष की उनमें निःशुल्क जो है वो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में ये हो गया अपना नारी शक्ति के उत्थान के प्रयास की हमने बात कर ली। अगला है अपना पर्यटन उत्थान के प्रयास। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किया उन पे हम बात करेंगे। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी है कि सरकार के द्वारा पर्यटन को क्या दिया गया, उद्योग का दर्जा दिया गया। और इसका फायदा ये हुआ कि रिप्स 22 के तहत जो विभिन्न प्रकार की छूट उद्योगों को दी जा रही है, वो सारी की सारी छूटें किसको दी जाएंगी, पर्यटन को भी दी जाएगी, क्योंकि पर्यटन भी अपने आप में क्या है, उद्योग का दर्जा देने का यही फायदा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पर्यटन से आजीविका अर्जित करने वाले लोगों को इससे प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तो पहली चीज आपको ध्यान रखिए कि उद्योग को पर्यटन का दर्जा दिया गया, और उससे 2022 रिप्स 22 जो है, रिप्स 2022 के तहत जो जो छूट दी जा रही है वो सारी की सारी छूट पर्यटन उद्योग को भी दी जाएगी। विद्युत बिलों में औद्योगिक दरों के लागू होने से 30% तक की बचत मिलेगी उनको। स्टाम्प ड्यूटी और भूमि परिवर्तन शुल्क में भी 100% की छूट दी जाएगी। और पर्यटन इकाइयों को ऋण पर 8%। देखिए, एक योजना चलती है पर्यटन संबल योजना, एक योजना चलती है राजस्थान में पर्यटन संबल योजना। इस पर्यटन संबल योजना में सरकार क्या कर रही है, पर्यटन संबल योजना के तहत सरकार ब्याज पर 8% क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। सरकार के द्वारा ब्याज पर 8% सब्सिडी दी जा रही है। किस योजना में, पर्यटन संबल योजना में। तो जब उद्योग का दर्जा दे दिया गया तो 8% ये सब्सिडी मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलेगी। इसके अलावा विद्युत शुल्क में 30% की छूट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की है। और आरटीडीसी और जो राज्य होटल कॉरपोरेशन है, अगर फिल्म निर्माण के लिए आने वाली जो टीम अगर वहां ठहरती है तो 50% छूट का अनुदान उसमें दिया जाएगा। देख, जैसे सरकार ने जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की है, उसके अंदर क्या है कि यदि आरटीडीसी का कोई होटल है, किसका होटल है, आरटीडीसी का या राज्य कॉरपोरेशन का होटल है, और उसमें कोई टीम ठहरती है जो फिल्म बनाना चाह रही है, तो वहां 50% की उनको छूट दी जाएगी। जो खर्चा उनके वहां ठहरने का होगा, उस खर्चे में 50% की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद में सरकार ने पैलेस ऑन व्हील्स को दोबारा शुरू किया है। पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी है जो राजस्थान के विभिन्न स्थलों का लोगों को भ्रमण करवाती है। जैसलमेर में ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाया गया है सरकार के द्वारा। 865 एकड़ भूमि में, ये बजट घोषणा में था, तो 865 एकड़ भूमि में जैसलमेर जो है वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, जिसका नाम है ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। आपको जनाब जगह याद रखनी है। संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए जल्द ही राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन होने जा रहा है, और सरकार के द्वारा संस्कृति जो यहाँ की जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बहुत जल्दी एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका नाम होगा राजस्थान लोक कला उत्सव। राजस्थान लोक कला उत्सव, ठीक है। तो पर्यटन के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास हो गए। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि वर्ष 2022 में राजस्थान में पर्यटकों के आगमन में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो पर्यटक है उनमें वृद्धि हुई। घरेलू पर्यटकों की संख्या इस वर्ष 90.4%। ये डेटा याद रखना है कि वर्ष 22 में जो राजस्थान में जो घरेलू पर्यटक है उनकी संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो 90.4%। 90.4% की उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। इसके अलावा सितंबर का तक
सितंबर तक अगर हम बात करें तो 1.64 लाख विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सितंबर तक 1.64 लाख विदेशी आए, और अगर देसी पर्यटकों की बात करें तो 90.4% जो है वो वृद्धि देसी पर्यटकों के आगमन में हुई है। वर्ष 22-23 के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के पर्यटन कोष का भी गठन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष बनाया गया, तो वो कितना है 1000 करोड़। और 90.4% जो पर्यटकों में देसी और 1.64 लाख विदेशी पर्यटक यहाँ पे घूमने अब तक आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो हम इस पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे कि सितंबर का जो 2022 का जो अपना सूचकांक है, सितंबर 2022 का जो सुजस का सूचकांक है, सितंबर 2022 सुजस, ये पूरा का पूरा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक था। ये सूचना प्रौद्योगिकी का क्या था, विशेषांक था। तो वहां हमने इन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस किया है। तो आपको अगर देखना है तो आप वहां से पूरी डिटेल में इनको देख सकते हैं। हमारे वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम शॉर्ट में देखते हैं जन कल्याण पोर्टल और जन सूचना पोर्टल। सरकार ने एक जन कल्याण पोर्टल शुरू किया। इस जन कल्याण पोर्टल में क्या है, सारी जो सरकार की योजना है, सरकार की जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है, उन योजनाओं की क्या है, जानकारी है। सारी योजनाओं की जानकारी इस पोर्टल में आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ साथ उसके लिए आवेदन करने के लिए जो लिंक है ना, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों चीजें यहाँ पे मिले, ठीक है। जन कल्याण पोर्टल पे सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी और उनके जो आवेदन करने के लिए लिंक है वो मिलेंगे। इसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जा रही है, सरकार की जो भी एक्टिविटीज है, उन सारी एक्टिविटी यानी जो जैसे कोई मीटिंग हो रही है, कोई मंत्रिमंडल का निर्णय है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको जन कल्याण पोर्टल पे उपलब्ध करवाई गई है। जन सूचना पोर्टल की हम बात करें तो जन सूचना पोर्टल जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(4) जो है उसकी मंशा को पूरा करने के लिए शुरू की है, पोर्टल शुरू किया गया है। और 5 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत क्या है कि सरकार के द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा, देखिए ये तो सरकार की बात आ रही है यहाँ पे तो, और यहाँ क्या है, सरकारी विभाग, सरकारी विभागों के द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं, सरकारी विभाग जो भी काम कर रहे हैं, उन सब की विभागों की जानकारी इसमें आपको प्राप्त हो रही है। सरकारी विभागों की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर आगे हम बात करें तो 86,000 ई मित्र हैं और 15,000 ई मित्र प्लस मशीनें हैं। बहुत अच्छी तरह से हम देख चुके हैं। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में एक मशीन होती है जो मतलब जिसमें व्यक्ति खुद जो है वो सारा काम कर सकता है, जैसे आवेदन करना है या वीसी से जुड़ना, ये सारी चीजें उसमें होती है, तो ई मित्र प्लस मशीन बोलते हैं। और इसके अलावा 86,000 ई मित्र हैं। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर, तो एडवांस टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जो नवयुवक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, जैसे अपना जो नवीन प्रौद्योगिकी जैसे मशीन लर्निंग है, इसके अलावा मशीन लर्निंग है, इसके अलावा अपने जैसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सारा का सारा आरएस मेंस के सिलेबस में बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीजें जो नवीन प्रौद्योगिकियां आ रही है, वो सारी की सारी जो है वो सिखाने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। और कहाँ की गई है, जयपुर में की गई। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 672 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया। 672 करोड़ रुपए की लागत से सरकार के द्वारा राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया, तो आपको याद रखना है, ये जोधपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया, जोधपुर में किया गया। राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट का निर्माण कहाँ किया गया,
जोधपुर में क्या क्या। इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर, देखिए ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं, जो नवीन जो स्टार्टअप होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रोवाइड कराते हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और चूरू, 1 2 3 4 5 और 6 जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। जगह का नाम है आपको याद रखना है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और चूरू। डिटेल में डिस्कस किया है हमने अपने पिछले वीडियो में, जो सितंबर का जो सूचकांक है उसके अंदर ये सारी चीजें एक एक करके बड़े डिटेल में 1-1.5 घंटे के वीडियो में उसको डिस्कस किया गया, आप वहां से देख सकते हैं। इसलिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, वही जो अपन ने ऊपर बात की, 200 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। और सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की है, जारी की है, जिसके माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं आगे। तो आज हम जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, इतना ही लेंगे। अगला जो है सेकंड पार्ट हम जल्दी इसको लेके आएंगे। तो जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन सबको हमने इसमें लिया है। तो आप अगर नए हैं तो एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।